Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all. You are watching Dr. Aman Khalid and today we will discuss diaphragm. ये जो आपका लेक्चर है ये पार्ट 1 FCPS ओरिएंटेड लेक्चर है और CPS की ओरिएंटेड लेक्चर है जो कि MCQs के सारे एस्पेक्ट्स हैं वो क्लियर करेगा और आपको MCQ सॉल्व करते हुए कोई परेशानी नहीं होगी। हम गैर किसी टाइम है कि ये अपने टॉपिक की तरफ आते हैं डायफ्राम। तो शेप ऑफ डायफ्राम की अगर हम बात करें तो जो हमें एंटीरियर व्यू इसका नजर आता है वो एक रूम शेप नजर आता है, एक छतरी नुमा नजर आता है। इसका जो सुपीरियर व्यू है हमें एक किडनी शेप नजर आता है और इसका जो हमें एक सैजिटल व्यू है वो हमें जे शेप नजर आता है। अगर हम इसकी नॉर्मल पोजीशन की बात करें इन बॉडी तो इन नॉर्मली ये जो एट लोअर बॉर्डर ऑफ फिफ्थ रिब जो है ये लाई करता है इन केस ऑफ लेफ्ट डूम, और जो राइट डूम है इसका अपर बॉर्डर ऑफ फिफ्थ रिब पे ये लाई करता है बिकॉज ऑफ पोजीशन ऑफ लीवर। और अगर हम इसका नॉर्मल लेवल डिस्कस करें जो है बॉडी के अंदर तो जो नॉर्मली ये सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन में ये इसका जो लेवल है लोवेस्ट होता है और इसका जो हाईएस्ट लेवल होता है वो इन केस ऑफ लेइंग सुपाइन पोजीशन में होता है। मूविंग टुवर्ड द ओरिजिन ऑफ द डायफ्राम तो इसका जो थ्री पार्ट ओरिजिन है उसमें जो स्टर्नल पार्ट है बिहाइंड दी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ज़िफाइड प्रोसेस से ओरिजिनेट होता है। जो कास्टल पार्ट है वो लो 6 इंटरकास्टल जो स्पेसीज हैं उसके साथ जो इंटरकास्टल रिब्स हैं और उनके जो कास्टल कार्टिलेजेस हैं उससे ये ओरिजिनेट होता है। मूविंग टुवर्ड द वर्टिब्रल कॉलम जो इसका थर्ड पार्ट है वर्टिब्रल कॉलम में राइट एंड लेफ्ट क्रस और मीडियल आर्कुएड लिगामेंट से अराइज होता है। यहाँ पे हमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात समझनी है वो राइट एंड लेफ्ट क्रस का जो है वो इमेजिनेशन लाजमी लेनी है। यहाँ से MCQs पिक होते हैं। जो राइट क्रस है अराइज होता है फ्रॉम साइड्स ऑफ बॉडीज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर वर्टिब्रा और जो लेफ्ट क्रस है वो फर्स्ट 2 नंबर वर्टिब्रा से अराइज होता है। On the later side of crus medial lateral arcuate ligaments are present। जो medial arcuate ligaments ये कवर करता है श्वास, इसका जो फेशिया है जिसकी थिकनिंग है वो श्वास मसल को कवर करती है। और इसके बाद जो लेटरल आर्कुएट लिगामेंट है इसका जो थिकनिंग है वो क्वाड्रेटिस लंबोरम मसल को कवर करती है। ये दो MCQs पक्के हैं। और जो डायफ्राम की इंसर्शन है वो इसकी एक सेंट्रल टेंडन में इंसर्शन है और जो सेंट्रल टेंडन है वो हार्ट को सपोर्ट करता है बिकॉज ये अटैच होता है फाइब्रस पेरिकार्डियम के साथ एट द लेवल ऑफ ज़िगिस्टर्नल जॉइंट जो कि T9 पे लोकेट होता है। और जो इसके जो डूम्स हैं वो लंग्स को सपोर्ट करते हैं। मूविंग टुवर्ड द फंक्शन ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम के 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन है। प्राइमरी मसल ऑफ इंस्पायरेशन, थ्रैकोएब्डोमिनल पंप, मसल ऑफ एब्डोमिनल स्ट्रेनिंग एंड वेट लिफ्टिंग मसल। इसके पीछे जो मैकेनिज्म है वो एक ही तरह का मैकेनिज्म जो है वो लोकेट होता है। इस जो अब ब्रीथ लेते हैं इंस्पायर करते हैं तो डायफ्राम कंट्रैक्ट होता है, सेंट्रल टेंडन जो है वो डाउन की तरफ पुल होता है और जो इंट्राथोरेसिक जो कैविटी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है और इंट्राथोरेसिक जो प्रेशर है वो डिक्रीज होता है या इंट्राथोरेसिक प्रेशर बिकम नेगेटिव और इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है या पॉजिटिव होता है। तो ये सारा मैकेनिज्म है। ये जो मैकेनिज्म है मसल ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को असिस्ट करता है जिससे जो स्ट्रेनिंग में मददगार होता है, डेफिकेशन, मिक्चुरेशन, पर्फोरेशन पर्पस। और इसी तरह से जो इंफीरियर वेना केवा से जो ब्लड है वो राइट एट्रियम में आता है और थोरेसिक डक्ट में जो लिम्फ है वो ट्रेवल करता है। जो वेट लिफ्टिंग इसका जो फंक्शन है उसमें जो डायफ्राम है वो जब पर्सन टेकिंग ए डीप ब्रीथ एंड फिक्सिंग द डायफ्राम तो डायफ्राम को जब फिक्स होता है, फिक्स इसलिए होता है कि ये जो लंग्स के दरमियान जाके ट्रैप हो जाता है। तो ये जो मैकेनिज्म है इसका ये जो वर्टिब्रल कॉलम के मसल्स हैं उनको जो है सपोर्ट करता है और उनकी फ्लेक्शन को प्रिवेंट करता है। तो जो है वेट लिफ्टिंग जो है बंदा इजीली कर सकता है। इसकी जो ओपनिंग है यहाँ से MCQs पक्के आते हैं और इसकी जो इंतहाई आसान ओपनिंग है VOA A for aortic opening lie at the level of the 12th thoracic vertebra between the cora। और इसमें से जो स्ट्रक्चर पास होते हैं ATA aorta, thoracic duct, azygous vein। और इसके बाद इसोफेजियल ओपनिंग आ जाती है जो कि एट द लेवल ऑफ the thoracic vertebra। और यहाँ आपने ये पॉइंट याद रखना है कि ये जो बनी होती है राइट क्रस से होती है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम राइट क्रस, मतलब स्लिंग फाइबर डिराइव्ड फ्रॉम द राइट क्रस और प्रेजेंट होती है ये लेफ्ट क्रस में। मनी राइट क्रस से होती है और प्रेजेंट जो होती है वो लेफ्ट क्रस में होती है। इसमें से जो स्ट्रक्चर पास होते हैं इसोफेगस, राइट एंड लेफ्ट वेगस नर्व और जो इसोफेजियल ब्रांचेस ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रल आर्टरी और जो लिम्फेटिक फ्रॉम इंफेरियर थर्ड ऑफ इसोफेजियल आर्टरीज। और इसके बाद जो केबल ओपनिंग है वो एट द लेवल ऑफ द 8th thoracic vertebra और इसमें से जो स्ट्रक्चर पास होते हैं वो इंफीरियर वेना केवा और टर्मिनल ब्रांच ऑफ द राइट फ्रेमिंग नर्व।
इसके अलावा भी जो डायफ्राम में से कुछ स्ट्रक्चर्स पास होते हैं जो कि याद रखना इंतहाई लाजमी है। इसमें से भी एमसीक्यूज आते हैं। जो सप्लियंशनिक नर्व्स हैं वो कुर्राम के दरमियान में से पास होती हैं। जो सिंपैथेटिक ट्रंक है वो पास होता है बिहाइंड मिडिल आर्कुएट लिगामेंट ऑन बोथ साइड्स। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पास होता है सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, वो पास होती है फोरामेन ऑफ मोरगैग्नी एट द लेवल ऑफ द सिक्स्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। और फोरामेन मोरगैग्नी और इम्पॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ से रेट्रोस्टर्नल हर्निया जाके पास होता है। तो मूविंग टुवर्ड द नर्व सप्लाई ऑफ डायफ्राम, इसका जो मोटर यूनिट है वो फ्रेनिक नर्व है C3, C4 एंड C5। C3, C4 एंड C5 को आपने लाजमी याद रखना है। इसमें से पूछा जाता है जो हैवियर रूट कौन सा है, तो वो C4 है। C4 से आपने याद रखना है कि C4 के लेवल से जो कैरोटिड की बाइफर्केशन होती है, T4 के लेवल से ट्रैकिंग की बाइफर्केशन होती है, और L4 के लेवल से एब्डोमेन एओर्टा की बाइफर्केशन होती है। इसका जो सेंसरी पार्ट है सेंट्रल जो डायफ्राम है उसको तो फ्रेनिक नर्व ही सप्लाई करता है। जो पेरिफेरल है उसको लोअर 5 इंटरकास्टल प्लस सब कास्टल जो नर्व है वो सप्लाई करते हैं। इसी नर्व सप्लाई को याद रखते हुए आपने इसका आर्टेरियल सप्लाई भी याद रखना है। इसी से मिलता जुलता है। आर्टेरियल सप्लाई है जो वो लोअर 5 इंटरकास्टल आर्टरीज प्लस सबकास्टल आर्टरीज प्लस राइट एंड लेफ्ट इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी जो कि एब्डोमेन के एओर्टा के ब्रांचेस हैं, और प्लस मस्कुलोफ्रेनिक एंड पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी जो कि इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की ब्रांचेस हैं, और ये सप्लाई करते हैं। इसी से जो वेनस ड्रेनेज है बिल्कुल इसी के साथ मिलता है। जो पेरिकार्डियोफ्रेनिक एंड मस्कुलोफ्रेनिक वेन्स हैं वो जाकर इंटरनल थोरेसिक में ड्रेन होते हैं, और जो इंफीरियर फ्रेनिक वेन्स हैं वो जाकर इंफीरियर वेना केवा में ड्रेन हो जाते हैं। लिम्फ ड्रेनेज की हम बात करें तो इसका जो लिम्फ ड्रेनेज है वो डायफ्रेगमेटिक नोड्स और अल्टीमेटली वो जाकर ड्रेन होते हैं पोस्टीरियर मीडियास्टिन लिम्फ नोड्स। अब सीपीएसपी एक और एमसीक्यू लाजमी से क्लिक करता है जो डायफ्रेगमेटिक हर्नियाज है। डायफ्रेगमेटिक हर्नियाज को समझने के लिए सबसे पहले एम्ब्रियोलॉजी का टच लाजमी आपको लेना पड़ेगा। ये डेवलप होता है 3 मेन स्ट्रक्चर से, सेप्टम ट्रांसवर्सल, डॉर्सल मेसेंट्री एंड प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन। ये 3 स्ट्रक्चर जहाँ से डायफ्राम की जो डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। तो जो डायफ्रेगमेटिक हर्निया है बेसिकली वो क्या है, वो ये है कि एब्डोमेन की जो स्ट्रक्चर्स हैं या विजरा है या स्ट्रक्चर हैं वो आपके थोरेसिक कैविटी में आ जाते हैं, तो एक हर्निया डेवलप हो जाता है। तो इसके जो हर्निया वो 2 तरह के हर्निया, कॉन्जेनिटल हर्निया। कॉन्जेनिटल हर्निया जो होता है वो किसी ट्रॉमा की वजह से या जो प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन है या ये प्लूरोपेरिटोनियल जो कैनाल है इसके डिफेक्ट की वजह से वो डेवलप होता है, और ये मोस्ट कॉमनली जो है वो लेफ्ट साइड पे होता है। और उसके जो एक्वायर्ड हर्निया है उसमें जो हाइटल हर्निया है जिसमें स्लाइडिंग हाइटल हर्निया है, जिसमें जो स्टमक है वो पुश होकर ऊपर थोरेसिक कैविटी में आ जाता है। स्लाइडिंग हाइटल हर्निया को हावर ग्लास स्टमक भी कहते हैं। इसमें जो गैस्ट्रिक कार्डिया बेसिकली वो जो है वो पुश होकर ऊपर आ जाता है। इसके बाद जो इसका इसोफेजियल स्लाइडिंग हर्निया, इसमें जो है गैस्ट्रिक कार्डिया तो अपनी जगह पे रहता है, गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन भी डिस्प्लेस नहीं होता है। इसमें जो डिफेक्ट होता है वो जाके जो है वो फंडस होता है, फंडस पुश होकर ऊपर हो जाता है। ये था एक लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई आपने सजेशन देना तो कमेंट में कर दें।